एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आज का जो हमारा वीडियो है वो 8th स्टैंडर्ड की लाख की चूड़ियाँ पाठ पर आधारित है। लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक हैं कामता नाथ जी। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर को 1934 में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में हुई थी। जो चूड़ियाँ होती हैं वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान भी कह सकते हैं। और भारतीय नारी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी दर्जे की क्यों ना हो वो, लेकिन वो सभी को चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो भी शादीशुदा औरतें होती हैं वो हमेशा चूड़ियाँ पहने रहती हैं। और हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें 16 श्रृंगार में से एक चूड़ियाँ भी होता है। और चूड़ियाँ वैसे भी किसी को भी अनायास ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। वो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी रंग बिरंगी होती हैं, प्लेन भी होती हैं, बहुत सारी डिज़ाइन वाली होती हैं। उसमें बहुत सारे जड़ी बूटियाँ भी जैसे लगा सकते हैं, जैसे कि कुंदन लगा होता है, छोटे छोटे कांच लगे होते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। और आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं लोग, तो अभी तो चूड़ियाँ और भी अच्छे तरीके से आ रही हैं। हमारा भी जो पाठ है वो चूड़ियों पर ही आधारित है, लेकिन इस पाठ में एक ये भी है कि लेखक चूड़ियों के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से मशीन से चूड़ियाँ बनाने की वजह से या मशीनी युग आ जाने की वजह से बहुत सारे ऐसे कारीगर थे जो हाथ से अपना काम करते थे और उनका सबका रोजगार छिन गया है। वो सब बेरोजगार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जब हाथ से कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसका जो शेप होता है या उसका जो आप कह सकते हैं उतना फाइन वर्क नहीं होता है जितना कि आज के टाइम में मशीन का हो गया है। मशीन एकदम सेम साइज़ की पतली पतली चूड़ियाँ बनाता है। और ज़्यादातर अभी तो कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा खनकती हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि चूड़ियाँ बहुत सारी तरीके से बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की भी बनती हैं और मेटल की भी बनती हैं। कांच की तो मान लीजिए बहुत फेमस है ही। लाख की चूड़ियाँ भी बनती हैं, अभी भी बनती हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं बनती हैं जितनी की पहले बनती थी। तो यही हमारा जो पाठ है वो लाख की चूड़ियों पर आधारित है। लाख एक मटेरियल होता है जो कि 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा भी था महाभारत के समय में, कि जो लाख से घर बनवाया गया था जो बहुत जल्दी जल जाता है, तो वही लाख है। लेखक जो थे, इस पाठ के जो लेखक हैं वो अपने गांव जाते थे, वो भी नानी के गांव। तो उन्हें वहाँ पे जो बदलू थे वो बहुत ज़्यादा मानते थे। और सभी बच्चों को अपने नानी के गांव से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको मामा कहते हैं या फिर मामी कहेंगे या नाना नानी, जो जिस उम्र का होता है वैसा उनको पुकारते हैं। वैसे ही जो लेखक थे वो भी अपने नानी के घर में जाते थे, लेकिन वो बदलू को बदलू मामा नहीं कहते थे, वो बदलू काका कहते थे, क्योंकि वहाँ के भी जो बाकी लोग थे वो लोग उनको बदलू काका कहते थे। तो ये भी बचपन से वहीं सुने थे, इसलिए ये भी उनको बदलू काका ही कहते थे। और बदलू काका जो थे वो चूड़ियाँ बनाते थे, लाख की चूड़ियाँ। तो जब लेखक उनके गांव में जाते थे, मामा के अपने गांव में, तो बदलू काका के पास जाते थे तो वो लाख से उन्हें छोटी छोटी गोलियां बनाकर देते थे, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से खेलते थे वो। और जो बदलू काका थे वो मनिहार थे। मनिहार मतलब जो चूड़ियाँ बेचता है या चूड़ियों से का जो व्यवसाय करता है वो मनिहार होता है। तो गांव का लोकेशन है भाई, गांव का चित्र है कि वहाँ नीम का वृक्ष है और गांव के जो घर होते हैं वो मिट्टी के घर होते हैं, मैदान होता है और बहुत सारे बाग बगीचे होते हैं। तो जो बदलू काका थे वो भी एक पुराना नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ करके अपना काम करते थे, क्योंकि लाख को पिघलाना होता है। उसके बाद उसको जैसा शेप चाहिए वैसा एक गोल बेलन के आकार का कह सकते हैं, लकड़ी या फिर और डंडा जैसे था, उस पे उसको लपेट लपेट के बनाया जाता है लाख की चूड़ियाँ। तो इसीलिए जब भी लाख की चूड़ियाँ बनाना होगा तो बगल में भट्टी होगी। भट्टी यानी जहाँ पे आग जलते रहती है, कोयला डाल करके जलाया जाता है, जिसमें उसको गर्म किया जाता है।
और वो हमेशा वहाँ पे अपना काम करते रहते थे और चूड़ियों को बनाते रहते थे। वो सलाख था, यानी एक बड़ा सा बेलन के आकार का था जिसपे वो चूड़ियों को बनाते रहते थे। और उनके आसपास जाहिर सी बात है वो चूड़ियों से ही संबंधित सारी चीज़ें रखी होती थी और उन्हीं पर वो अपना काम करते रहते थे। और चूड़ियाँ बनाने के बाद उसे वो जैसा चाहिए वैसा वो रंग देते थे। और बदलू काका जो थे वो हमेशा मचिए पर बैठ करके अपना काम करते थे। मचिया एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ होता है जिसको रस्सियों से बुना गया होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कुर्सी आज के ज़माने में जैसे है वैसे वो उस समय में मचिया था। गांव में आज भी मचिया है। तो उसी पर वो बैठ करके अपना काम करते रहते थे और बगल में हुक्का रखे हुए थे, उसको बीच बीच में पीते रहते थे। तो ज़्यादातर जब लेखक गांव जाते थे तो उनका बहुत सारा समय वो बदलू काका के पास ही बैठते थे और उसी में उनका समय बीतता था। वो बहुत ध्यान से देखते थे कि किस तरीके से ये चूड़ियों को बना रहे हैं, कैसे उसको रंग दे रहे हैं और कैसे उसको गर्म कर रहे हैं। और वो हमेशा उनके पास जाते थे और बीच बीच में जो बदलू काका थे वो उनको गोलियां बना करके उसकी लाख की दे दिया करते थे। तो लगभग यही उनका रोज का रूटीन हो गया था। और दिन भर में जो बदलू काका थे वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेते थे उसी बेलन पर चढ़ा करके और चुपचाप रहते थे। और ऐसा लगता था कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा लीन रहते थे कि कोई नववधू यानी नई नई शादी करके दुल्हन आई हो और उसके लिए वो उसकी कलाई के लिए वो चूड़ियाँ बना रहे हो, यानी उनको अपने काम में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता मिलती थी, वो उसमें बहुत मगन रहते थे। और बदलू काका जो मनिहार थे यानी चूड़ी बेचने वाले, उनका यह पैतृक पेशा था। पैतृक यानी दादा परदादा के ज़माने से वो काम वो करते आ रहे थे। और बदलू काका बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाते थे, इसलिए उस गांव की जितनी औरतें थी वो सब उनके द्वारा बनाई गई चूड़ियों को खरीदती थी। और उसी गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के भी जो दूसरे गांव की औरतें थी वो भी उनके पास आती थी चूड़ियाँ लेने के लिए। पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो उन चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचते थे। बहुत बार ऐसा होता था वस्तु विनिमय, जैसा कि आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि गांव में कैसा होता था और पहले के ज़माने में कि अगर मेरे पास कोई वस्तु है और आपके पास दूसरी वस्तु है तो मेरे ज़रूरत की वस्तु आपके पास है और आपके ज़रूरत की वस्तु मेरे पास है, तो वो उसको अदला बदली करते थे, सामान का सामान दे करके लेना। तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो उसी तरीके से बदलू काका का भी था कि हर बार वो किसी से चूड़ियों के पैसे नहीं लेते थे, बल्कि उन चूड़ियों के बदले में कई बार लोग उन्हें अनाज भी दे देते थे तो वो उसको ले लेते थे। और बदलू काका का जो स्वभाव था वो बहुत सीधे साधे थे और अपने काम में मगन रहने वाले थे। उन्हें किसी से ज़्यादा बहुत झगड़ा लड़ाई या फिर किसी से बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर होता था कि जब शादी विवाह का अवसर होता था तो जाहिर सी बात है कि भाई चूड़ियों का ऑर्डर आता था उन्हें। तो जब भी उनके पास चूड़ियाँ बनाने के लिए, दुल्हन की चूड़ियाँ बनाने के लिए ऑर्डर आता था तो वो उस चूड़ियों को बहुत मन से और बहुत सुंदर बनाते भी थे। भले वो पूरे जीवन में बाकी चूड़ियाँ किसी को अगर ज़रूरत है तो दे देते थे ऐसे मुफ्त में, या फिर पैसे नहीं है तो भी दे देते थे, लेकिन अगर शादी ब्याह का समय है तो वो उन चूड़ियों के से पूरी कसर निकाल लेते थे। यानी आप कह सकते हैं कि उन चूड़ियों का एक बहुत वाजिब दाम लेते थे। और ले भी क्यों नहीं भाई, आखिर शादी विवाह में इतना खर्च किया जाता है और जो चूड़ियाँ होती हैं वो सुहाग की निशानी होती हैं, तो उसके लिए तो उन्हें पैसे लेने बनते ही हैं उनके मन के मुताबिक। कई बार ऐसा भी होता था कि जिसमें कि बदलू काका जिद पकड़ लेते थे कि नहीं हमें इतना ही चाहिए, इससे कम पे हम नहीं जाएंगे, या इससे कम पैसे नहीं चाहिए, या इससे कम अनाज नहीं चाहिए। तो कई बार ऐसा हो गया था कि थोड़ा मनमुटाव हो गया था जिसमें लोगों को मनाना पड़ता था। लेकिन फिर भी लोगों को बीच बिचाव भी करना पड़ता था, लेकिन फिर भी अंत में बदलू काका मान जाते थे। और लोगों को भी ये था कि हाँ भाई यही अवसर है इनको भी कमाने का। तो लोग उनको क्या करते थे, सुहाग की जो जोड़े की चूड़ियाँ होती थी उसके बदले में बहुत सारे पैसे भी मिलते थे, उनको अनाज मिलता था। यहाँ तक कि बदलू काका ही नहीं बल्कि उनकी जो पत्नी थी उनके लिए भी कपड़े मिलते थे और पगड़ी भी मिलती थी उनको, और खुशी से बहुत सारे लोग पैसे भी देते थे। तो इस तरीके से सुहाग की जो चूड़ियाँ थी उसका महत्व बहुत ज़्यादा था। और बदलू काका जैसा कि स्वभाव से बहुत सीधे साधे शांत थे, लेकिन जैसे ही कांच की चूड़ियों के बारे में बात निकलती थी तो वो बहुत चिढ़ जाते थे
और अगर उन्होंने किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियों को पहने हुए देख लिया तो वो उसे भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर गुस्सा करते थे, और कभी ना कभी वो गुस्से को कभी ना कभी बाहर निकाल देते थे और उस औरत को 2-4 बातें सुना देते थे। और वो लेखक को अपने पास बिठा करके इस बारे में बात करते थे, कभी पढ़ाई के लिए उनसे, और कभी शहर का जीवन कैसा है। लोगों के मन में उत्सुकता होती है, जो गांव के रहते हैं तो उन्हें लगता है शहर में कैसा होता है, जो एकदम से शहर में ही रहते हैं तो उन्हें भी गांव के बारे में जानने की जैसे इच्छा होती है, वैसे वो बदलू काका भी थे और उनसे बातचीत करते रहते थे। लेकिन जैसे ही जब कांच की चूड़ियों की बात निकलती थी तो वो चिढ़ जाते थे और कहते भी थे कि मतलब कांच की चूड़ियाँ औरतें क्यों पहनती हैं, जबकि उन कांच की चूड़ियों की वजह से उनको कई बार चोट भी लग जाती है। फिर वो उसी गुस्से में या चिढ़ में ये भी कहते थे कि हाँ, शहर की औरतें तो बहुत नाजुक होती हैं इसीलिए, और उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं इसीलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। और लाख की चूड़ियाँ क्योंकि मोटी मोटी बनती हैं, उसको बहुत पतला नहीं बनाया जा सकता है, वो थोड़ी मोटी होती हैं, तो वो कहते थे, एक तरीके से ताना मारते थे कि भाई का शहर की औरतों के हाथ बहुत नाजुक होते हैं तो इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, और अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाई में मोच आ जाएगी। लेकिन लेखक छोटे थे, उन्हें उतनी चीज़ें वो समझ में नहीं आ रही थी कि ये किस वे में वो कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन बदलू काका जो थे वो लेखक को बहुत प्यार करते थे और उनके हमेशा अपने हिसाब से जितना हो सके उतनी खातिरदारी भी करते थे। उनको दूध देते थे, दूध की मलाई रखते थे उनके लिए, और उनके जो आम के पेड़ थे उसमें से वो आम बचा करके उनके लिए रखते थे। तो जब भी लेखक आते थे तो वो उनको दूध पीने के लिए, मलाई खाने के लिए और 2-4 आम भी देते थे खाने के लिए। तो और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि भाई लेखक छोटे बच्चे थे और उनको वो गोलियां देते थे खेलने के लिए लाख की, तो इस वजह से भी लेखक उनके घर पे हमेशा जाया करते थे। और लेखक जो थे उनको भी अपनी गर्मी की छुट्टियों का हमेशा इंतजार रहता था, क्योंकि उनको ये लगता था कि गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तो मैं मामा के गाँव जाऊँगा और वहाँ पे बद्दू काका के यहाँ पे रहूँगा, उनसे मिलूँगा, बातें करूँगा, इसलिए वो हमेशा इंतज़ार करते थे। और कई बार ऐसा हुआ, लेखक जब भी उनकी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो वो अपने मामा के गांव पे जाया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिताजी का जो ट्रांसफ़र था वो दूसरे शहर में हो गया, तो जिस वजह से काफ़ी दूरी भी हो गई थी। और लेखक धीरे धीरे कहीं ना कहीं बचपन की जो बातें होती हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कह सकते हैं पढ़ाई का भी जो रहता है बोझ, कि हाँ भाई आप बड़े क्लास में जा रहे हैं तो आपको पढ़ना है, और ये सब वजह से हर गर्मी की छुट्टी में जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता था लेखक के लिए भी। तो लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो कई वर्षों तक वहाँ पे नहीं गए, लगभग 8-10 वर्ष हो गए थे और वो वहाँ नहीं गए। और इन सब में वो काफ़ी बड़े भी हो गए थे, और अब बड़े होने के बाद तो उन्हें गोलियों या फिर इसमें लाख की छोटी छोटी गोलियों में इसमें तो कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया था। फिर जब भी लेकिन उनको गांव का याद आता था तो उसमें उन्हें बदलू काका ज़रूर याद आते थे। तो एक बार उन्होंने वहीं देखा कि उनको समय मिला तो वो गांव गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि गांव में भी, शहर तो नहीं लेकिन गांव में भी सभी औरतों के हाथ में कांच की ही चूड़ियाँ हैं। विरला ही, विरले मतलब इक्का दुक्का, मतलब इतने जन में से कोई एक ही ऐसा होगा कि जिसके हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियाँ देखी, नहीं तो सबके हाथों में उन्होंने कांच की ही चूड़ियाँ देखी थी। तो उन्हें तुरंत बदलू काका का ध्यान आ गया, और फिर उन्हों भी समझ में आया कि हाँ नहीं, किस वजह से बदलू काका परेशान रहते थे। और फिर उन्हें भी अपनी एक बात भी याद आ गई थी कि कांच की चूड़ी पहने हुए कैसे वो उनकी जो मामा की छोटी लड़की थी वो फिसल के गिर गई थी और वो कांच की चूड़ियाँ उनके हाथ में लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत खून बहने लगा था। और जो लेखक थे, क्योंकि घर में कोई उनके मामा नहीं थे और कोई बड़ा नहीं था, तो लेखक को ही पट्टी वट्टी करना पड़ा था। तभी उन्हें बदलू काका का एकदम से ध्यान आ गया कि क्यों बदलू काका कहते थे ऐसा। तो जब शाम को वो घूमते घूमते गांव में पहुँचे तो देखते हैं कि बदलू काका जो थे वो अपने उसी नीम का पेड़ के नीचे चबूतरे पर और एक खाट बिछा करके उस पर लेटे हुए थे। तो उन्होंने बदलू काका को नमस्ते कहा, तो बदलू काका भी उठ के बैठे और उन्होंने कहा नमस्ते भैया। और तो पूछते हैं कि मतलब पहचाने कि नहीं पहचाने, और वो बहुत ध्यान से मतलब बदलू काका लेखक को देख रहे थे।
तो लेकिन धीरे धीरे वो पहचान गए। तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है कौन। तो लेखक कहते हैं कि अब इनको इतना ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। वो खुद से ही अपना परिचय देते हैं कि काका, मैं जनार्दन हूँ, जो बचपन में आपके पास आता था, जिसको आप लाख की गोलियां बना करके देते थे। फिर बल्लू काका एकदम चुप रहते थे, जैसे उनको चुप हो गए, एकदम से शांत हो गए, और वो अपने अतीत में लौट गए थे कि यानी वो पिछली बातें सोच रहे थे। और फिर उनको याद आया तो उन्होंने फिर बोला, हाँ हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो, बहुत दिन बाद हो गए, तुम अब बहुत दिनों से आए नहीं यहाँ पे। अच्छा, इधर कैसे आना हुआ आपका? फिर वो चारपाई पर से उठते हैं और उनसे ऐसा प्रश्न पूछते हैं। फिर बातचीत होते रहती है, लेकिन कुछ देर में बहुत शांत हो जाते हैं सब। और लेखक वहाँ पे चारों तरफ देखते हैं। न तो उनको बल्लू काका की मच्छियाँ नज़र आती है, ना ही भट्ठी, ना ही लाख की जो चूड़ियों बनाने का जो सामान था, बेलन था, सूर्यका था, वो सब कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए वो लेखक से पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल आप काम नहीं करते हैं क्या काका? उन्होंने उनसे पूछा। तो बदलू काका ने बताया कि नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि जो मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ हैं उसको अब कोई पूछता ही नहीं है। अब तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ कांच की ही चूड़ियाँ लोग पहन रहे हैं। और वो काफ़ी देर तक चुप हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दुख भी था, एक तो उनका रोजगार भी छिन गया था। फिर उन्होंने कहा कि मशीन का युग हो गया है बेटा, और मशीन के युग में आजकल लोग हाथ के काम को पसंद नहीं करते हैं, और एक मशीन हजारों लोगों का काम कर लेता है एक ही बार में। तो वही वो बताते हैं कि चूड़ियाँ तो छोड़ो, अब तो खेत भी जो है वो मशीन से जोते जा रहे हैं। और फिर जो सुंदरता मशीन से बनाई हुई कांच की चूड़ियों में होती है, वो लाख में तो संभव नहीं है। लेकिन बदलू काका ने वो लाख की चूड़ियों के बारे में बात करते करते वो कांच की चूड़ियों से होने वाले जो दुर्घटनाएं थी, जो कि चुभ जाता है, कई बार काफ़ी ज़्यादा भी लग जाता है, तो उस पर भी वो आ जाते हैं और कहते हैं कि कांच भले ही देखने में सुंदर हो, लेकिन बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो फिर वो ये भी कहते हैं कि बहुत नाजुक होता है ना लाला। फिर वो ये कहते कहते उनको खांसी आ जाती है और वो काफ़ी देर तक खांसते रहते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है कि कहीं इन्हें दमा तो नहीं है, या फिर जिसकी वजह से, या फिर इनकी कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या, जिसकी वजह से इनका शरीर एकदम ढीला पड़ गया है। हाथ और माथे जो थे उन सब पे भी नसें उभर आई थी, यानी बीमारी की वजह से, या फिर एक उम्र हो जाने की वजह से, कमजोरी की वजह से। तो उन्होंने लेखक के मन को तुरंत उन्होंने भांप लिया, यानी लेखक जो मन में सोच रहे थे वो बदलू काका को समझ में आ गया, और तुरंत उन्होंने उनको ये बात क्लियर किया कि नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे सिर्फ खांसी आ रही है, और ये 2-3 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो लेखक चुप रह जाते हैं, और लेखक को उनको देख करके ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई व्यथा है, यानी कोई बहुत बड़ा दुख है, जिसकी वजह से इनकी हालत आज ऐसी हो गई है। और लेखक भी सोचते हैं कि सही में मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। यहाँ पर हाथ काटने से मतलब है कि कितने लोगों का रोज़गार छीन लिया है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। तो अगर एक व्यक्ति जो अपने हाथों से काम करता हो और वो काम करना बंद कर दे, तो कहीं ना कहीं उसका हाथ कट जाता है, यही माना जाता है। तो वहीं लेखक भी कह रहे थे कि सही में मशीन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो फिर वो बहुत देर तक दोनों जन शांत रहते हैं, और उस शांति को ख़त्म करते हुए लेखक कहते हैं कि काका, आम की फसल कैसी हुई है? क्योंकि उन्हें एक तो वो शांति को ख़त्म करना था, दूसरा उन्हें उस विषय को भी या टॉपिक को भी वहाँ से थोड़ा चेंज करना था। तो फिर वो बदलू काका कहते हैं कि बहुत अच्छी हुई है फसल लाला। और फिर उन्होंने क्या किया कि अंदर गए और अपनी लड़की को आवाज़ लगाया कि रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर उन लेखक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया, तुम्हें मुझसे मांगना पड़ा या फिर मुझे याद दिलाना पड़ा। तो लेखक भी कहते हैं कि हाँ काका, बहुत समय हो गया था और बहुत दिनों से आपके बगीचे का आम खाया नहीं है। तो लेखक को बदलू काका भी कहते हैं कि हाँ भाई, तुम आए हो तो मैं तुमको यहाँ से बिना आम खिलाए कैसे भेजूँगा। फिर लेखक चुप हो जाते हैं और
उन्हें याद आता है कि जब वो छोटे थे तो किस तरीके से बदलू काका उन्हें दूध देते थे, मलाई खाने के लिए देते थे। तो फिर वो पूछते हैं कि गाय तो अच्छी है ना। तो फिर बदलू काका कहते हैं कि नहीं लल्ला, कहाँ गाय है, 2 साल हो गया, गाय को बेच दिया। कहाँ से गाय को खिलाता, जब उनका मेरा खुद का काम ही बंद हो गया है, तो हम लोगों का ही 2 वक्त का रोटी, मेरा और मेरी बेटी का खाना बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो गाय को कहाँ से खिलाता। इतनी देर में लेखक देखते हैं कि जो बदलू काका की बेटी थी रज्जो, वो एक टोकरी में आम लेकर के आती है और उनको देती है। तो लेखक कहते हैं कि अरे काका, इतना मैं नहीं खा पाऊँगा। तो वो हंस देते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ, सही कह रहे हो, तुम शहरी हो ना। और माना ये जाता है कि शहरी लोग बहुत कम खाना खाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने पीने में। तो फिर उसी पे बल्लू काका कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे भी 4 गुने आम मैं खा जाता था। और थोड़ा सा माहौल हंसी मजाक का हो जाता है। फिर वो कहते हैं भाई आप लोगों की तो बात ही कुछ और है, आप शहरी लोग हो। तो फिर उसमें से उनकी जो बेटी रहती है वो 4-5 आम छाट करके अच्छे अच्छे दे देती है। और देखो लला, ये कैसा आम है, इसी साल एक पेड़, एक सिंदूरी कलर का आम है और ये पेड़ इसी साल तैयार हुआ है, तो इसको भी खा करके बताओ। तो जब रज्जो 4-5 आम अपने हाथों से उनको दे रही थी, तो इसने में उस लेखक ने देखा कि जो लज्जो का हाथ था वो उसमें लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और वो बहुत गोरी कलाइयाँ थी उसकी, और उस पर वो लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी, यानी बहुत सुंदर लग रही थी। तो बदलू काका की तरफ उन्होंने देखा तो बदलू काका को भी समझ में आ गया और उन्होंने बोला कि ये जो लाख की चूड़ियाँ हैं ये मेरा बनाया हुआ आखिरी जोड़ा है, जो कि मैंने ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनवाया था, लेकिन वो मुझे इसके सिर्फ 10 आने दे रहे थे और इसलिए मैंने ये जोड़ा नहीं दिया। और उनसे कह दिया कि अगर इतने सस्ते में आपको कहीं और से मिलता हो या शहर से मिलता हो तो आप वहाँ से ले आ सकते हैं। यहाँ पे एक बात ये भी चीज़ हमें पता चल रही है कि बदलू काका ऐसे थे कि उन्हें स्वाभिमान पसंद था। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने मेहनत किया और उस समय उनकी परिस्थिति ख़राब थी तो चलो कोई कितने भी पैसे दे रहा है तो उसमें ही दे दूँ, नहीं। उन्होंने क्या किया कि उसको 10 आने में दिया नहीं, बल्कि उसको अपनी बेटी को दे दिया पहनने के लिए, लेकिन इतने कम पैसे में उन्होंने उसको नहीं दिया। फिर लेखक वहाँ से आम लेते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं और लेखक को भी कहीं ना कहीं बदलू काका के ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्राउड फील होता है, यानी गर्व महसूस होता है कि बदलू काका हार कर भी हार नहीं माने हैं और उनका जो व्यक्तित्व है, यानी उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी कांच की चूड़ियों के जैसी नहीं है, जो सिर्फ बाहर से दिखती सुंदर है लेकिन मजबूत बिल्कुल नहीं होती है। और कांच की चूड़ियाँ भी ऐसी होती हैं जो दिखती बहुत सुंदर है लेकिन बहुत जल्दी टूट जाती हैं। लेकिन बदलू काका का जो स्वभाव है वो लाख की चूड़ियों की तरह है, भले मोटा है लेकिन वो किसी के आगे झुकता नहीं है, उसी तरीके से जैसे कि उन्होंने वो चूड़ियाँ जमींदार साहब के लड़की के लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं झुके, 10 पैसे में उसको 10 आने में नहीं दिए और उन्होंने उसको अपनी बेटी को पहनने के लिए दे दिया था। इस पाठ के कुछ शब्द हैं कठिन, उसका अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। चाव, चाव का अर्थ होता है चाह या फिर किसी चीज़ को पाने की जो तीव्र इच्छा होती है वो। सलाख एक धातु की छड़ी होती है या फिर छड़ कह सकते हैं, जिसके ऊपर वो लाख की चूड़ियों को लपेट करके बनाते थे और या फिर जो आग में से निकालने के लिए उसका प्रयोग करते थे क्योंकि वो गर्म होता था। मुंगरी, मुंगरी यानी गोल मुठियादार लकड़ी या फिर बेलन के आकार का कह सकते हैं। पैतृक यानी पूर्वजों का जो दादा परदादा के ज़माने से जो भी काम होता आ रहा है वो होता है। खपत, माल की बिक्री होना। विनिमय, अदला बदली करना। कसर, घाटा पूरा करना। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटे जाने वाली जो कपड़ा होता है वो पट्टी, लंबी पट्टी के जैसा होता है। मरहम पट्टी यानी किसी का इलाज करना, जख्म पर दवा लगाना। मचिया एक छोटा सा चौकोर चौकी की तरह होता है जो कि रस्सी से बना होता है, बुना जाता है उसको। मुखातिब, मुखातिब होना मतलब एकदम आमने सामने देख करके बातें करना। डलिया बांस का बना हुआ एक छोटा सा पात्र कह सकते हैं, कटोरी के जैसा कह सकते हैं।
बास्केट जिसको कहा जाता है, फबना, बहुत सुंदर लगना या फिर शोभा देना। इस पाठ का सारांश जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इस पूरे पाठ में लेखक सबसे अच्छा जो मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं इसके यही है कि जो लघु उद्योग है, यानी जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है और उन पर आज के समय में जो मशीनों का प्रभाव है उसकी वजह से क्या परेशानियां ऐसे लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। उसी में से एक उदाहरण है लाख की चूड़ियों का, कि किस तरीके से जो लाख की चूड़ियाँ बदलू काका हाथ से बनाते थे, लेकिन मशीन आने की वजह से उनका वो काम बंद हो गया और उनको कितना ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा था, यहाँ तक कि उनके लिए खाने पीने के लिए भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मशीन की वजह से कांच की चूड़ियाँ बनने लगी। कांच की चूड़ियाँ बहुत पतली होती हैं, कलरफुल होती हैं, डिज़ाइन वाली होती हैं, तो लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसी तरीके से लेखक ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि मशीनों की वजह से बंद पड़ गए हैं और जिनकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं और उनके परिवार को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से। लेकिन उसमें ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भले उनका व्यवसाय बंद हो गया है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो स्वाभिमान है, वो इतना नाजुक नहीं है कांच की चूड़ियों की तरह कि वो बहुत आसानी से टूट जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लेखक हमें ये ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं कि मशीन की वजह से जो लघु उद्योगों, छोटे छोटे हाथ से करने वाले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।